यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो भाई जिनकी पसंद वीडियो आ जाता है तो कृपया वो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है इस बात का कि आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी, कहानी या अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए कृपया ध्यान रखें कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए श्रोताओं, मैं आज आपकी सेवा में एक बहुत शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हूं कि मछली क्यों हंसी। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और मैं आपकी सेवा में इस कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि एक स्वर्णपुर नामक शहर था और उस शहर में एक रत्न सेन नामक राजा राज्य किया करते थे। श्रोताओं, राजा रतन सेन बड़े वैभवशाली थे। उनके राज्य में एक मछली बेचने वाली मछुआरिन रहा करती थी। एक दिन मछुआरिन मोहल्ले में जाकर मछली बेच रही थी और पुकार पुकार करके आवाज लगाती थी कि मछली ले लो, मछली ले लो। एक दिन उस राजभवन के पास, जहां राजा का महल था, उसी महल के पास मछुआरिन निकली और वहां उसने आवाज लगाई कि मछली ले लीजिए, मछली ले लीजिए। उसकी पुकार सुनकर रानी ने दरवाजा खोला और उसे बुलाया। मछुआरिन के निकट आने पर वह रानी कहने लगी कि मैं आज आपसे एक मछली खरीदूंगी, मुझे मछली चाहिए, तुम्हारी ये मछलियां मुझे दिखाइए। मछुआरिन ने जैसे ही टोकरी उतारी, उसमें से एक बड़ी सी मछली उछल पड़ी। रानी ने पूछा, ये मछली नर है या मादा है? तो रानी की बात सुनकर वह मछली बड़े जोर से हा 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 इस तरीके से हंसने लगी। मछुआरिन बोली, रानी मां, ये नर मछली है। रानी बोली, तब तो इस मछली को मैं नहीं खरीदूंगी, कारण राजा को छोड़कर कोई भी पुरुष प्राणी मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मादा मछली खरीदना चाहती हूं। अब तो श्रोताओं, मछली की टोकरी के अंदर से फिर एक बार हंसने की आवाज आई और वो समस्त मछलियां थी उस टोकरी में, वो सब मछली हा 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 इस तरीके से रानी को देख करके हंसने लगी। अब तो रानी उन्हें देख करके कांपने लगी और रानी गुस्से में कांपते हुए धड़ाम से दरवाजा बंद करके महल के अंदर आ गई और मछुआरिन उन मछलियों की टोकरी को लेकर के चलती बनी, आगे चली गई। जब शाम का वक्त हुआ तो राजा अपने महल में आए। रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का हंसकर स्वागत नहीं किया और मुंह फुला करके गंभीर होकर के बैठी रही। राजा समझ गए कि जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है, तभी रानी इतने गुस्से में है, इसलिए वह उसकी ओर ताक भी नहीं रही है, बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती है। राजा ने पूछा, रानी जी क्या बात है, क्या तुम अस्वस्थ हो या तबीयत खराब है? तो रानी कहने लगी, नहीं मैं ठीक हूं, लेकिन आज मैंने एक मछली खरीदने वाले मछुआरिन से एक मछली खरीदना चाहा और मैंने पूछा ये मछली नर है या मादा है, तो इस पर उस मछुआरिन की समस्त मछलियां मुझे देख करके जोर जोर से हंसने लगी। इसका कारण मैं जानना चाहती हूं महाराज कि वो मछलियां क्यों हंसी। यदि इसका कारण पता नहीं चला तो मैं विषपान करके मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, अरे रानी, क्यों पागल होती हो? कहीं मछली हंसती है क्या? ये असंभव है, निश्चय ही तुमने कोई स्वप्न देखा है। तो रानी बोली, नहीं महाराज, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से मछली को हंसते हुए देखा है और अपने कानों से उसे हंसते हुए सुना है। यह सुनकर राजा बहुत विस्मित हो गए और चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, जब तो यह बात बहुत विचित्र है, यदि मछली तुम्हें देख करके हंसी है तो वास्तविक सत्य यह है कि यह बात तो बहुत विचित्र बात है। इसका पता मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, इसका कारण बताऊंगा कि मछली क्यों हंसी थी। श्रोताओं, राजा ने दूसरे दिन दरबार में आकर
अपने राज्य में राज्यसभा में एक बीड़ा डलवा दिया और बोले कि कोई भी ऐसा विद्वान हो जो मुझे कारण बताए कि मछली क्यों हंसी, मुझे इसका जवाब चाहिए। जब इसका जवाब किसी ने नहीं दिया तो महाराज के दरबार में एक लखटकिया रहा करता था। महाराज ने उस मंत्री से कहा कि मंत्री, अब ये तुम्हें बताना है कि मछली क्यों हंसी थी। मंत्री, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये काम ना मैं कर सकता हूं, ना मेरी सेना कर सकती है, ना कोई और कर सकता है। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। अब तो जो लखटकिया मंत्री था वह महाराज से कहने लगा कि महाराज, मुझे इसके लिए 6 माह का समय चाहिए। तो राजा कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 6 माह का समय देता हूं, लेकिन 6 माह तक तुम जवाब नहीं दे पाए तो निश्चित ही तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री के सिर पर मानो आसमान फट पड़ा। राजा का हुक्म मानना ही पड़ेगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज, आज ही घर जाकर मैं पोथी पत्र लेकर देखूंगा। 6 माह बाद मैं आपको बता दूंगा कि मछली क्यों हंसी थी। इतना कहकर मंत्री अपने घर चल दिया। मंत्री का जो चेहरा था वो उतर गया। मंत्री ने आकाश पाताल एक करके भी उस प्रश्न को खोजने की कोशिश की, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अनेक ग्रंथ पोथियों को देखा, अनेक स्थानों में गए, अनेक लोगों से पूछा, ज्ञानी, विद्वान, जादूगर, तंत्र विद्या जानने वाले सभी से पूछा, लेकिन मछली क्यों हंसी थी, इस रहस्य की व्याख्या कोई नहीं कर पाया। सोच सोचकर मंत्री की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई और शरीर कंकाल हो गया। देखते ही देखते 5 माह का समय व्यतीत हो गया और अब तो मंत्री की चिंता और बढ़ने लग गई। मंत्री मन में विचार करने लगा कि अब निश्चित ही मेरी मृत्यु आ गई। 5 माह गुजर गए तो मंत्री ने जो उसकी संपत्ति थी वो समस्त संपत्ति अपने बेटे के नाम लिख दी। और मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उसको मृत्युदंड देने के बाद राजा का क्रोध कम नहीं होगा, उसके पुत्र को भी राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटे, तुम जानते हो कि मैं राजा के दरबार में लाख टका रोज लेता हूं, इसलिए राजा निश्चित है मुझे मृत्युदंड देगा और मैं राजा के इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता। इसलिए हे बेटे, तुम देश भ्रमण के लिए निकल पड़ो और जब राजा का क्रोध शांत हो जाए तब तुम अपने राज्य में आना, तब तक राज्य के भार ही रहो। श्रोताओं, मंत्री का पुत्र बड़ा बुद्धिमान था, देखने में अत्यंत सुंदर था। पिता की बातों का अर्थ समझकर एक दिन वह पैदल ही घर से निकल पड़ा। उसने सोच लिया कि अब पिताजी बड़े परेशान हैं और मुझे इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। वह चलते चलते कुछ दिनों बाद एक गांव में पहुंचा। जब रास्ते में उस गांव को निकला तो एक वृद्ध किसान भी उनके साथ लग लिया, उनके साथ चलने लगा। किसान भी कहीं से लौट रहा था तो दोनों की रास्ते में बातचीत होने लगी। उस लड़के ने सोचा और किसान ने सोचा कि 1 से 2 भले, अच्छा हुआ हम दोनों का मार्ग कट जाएगा। दोनों एक ही मार्ग पर जा रहे थे, लंबा रास्ता था, बातचीत करते हुए रास्ता कट जाएगा ये सोच करके दोनों चले जा रहे थे। दोनों जब और मार्ग में चल रहे थे तो मंत्री के पुत्र ने बीच में ही बात काट करके उस किसान से कहा कि यदि हम एक दूसरे को ढोएं तो बहुत अच्छा होगा। ये बात सुनकर किसान ने सोचा कि ये लड़का कितना मूर्ख है, क्या ये सही है कि हम एक दूसरे को ढो सकते हैं? ये तो मुझे बिल्कुल मूर्ख दिखाई दे रहा है। दोनों फिर आगे चल देते हैं और वह समय फसल पकने का समय था। फसल पककर तैयार थी, गेहूं के खेत सोने की तरह झिलमिला रहे थे। उधर जिधर गेहूं का एक खेत पक रहा था, मंत्री के पुत्र ने कहा उस किसान से कि हे किसान बाबा, ये बताओ क्या ये खेत खा लिया है या खाया जाएगा? ये बात सुनकर के
किसान कहने लगा, कितना मूर्ख लड़का है ये। वृद्ध किसान समझ नहीं सका कि इसका क्या उत्तर दे। वह बोला, मैं ठीक से नहीं जानता हूं। इसी तरह चलते चलते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। गांव बहुत बड़ा था। मंत्री पुत्र ने एक छुरी दे करके उससे कहा, लो मित्र। जो किसान था उस किसान से मंत्री का पुत्र कहने लगा, लो मित्र, इसे साथ ले जाओ और 2 घोड़े लेकर आओ। ये छुरी बहुत कीमती है, गलती से इसे फेंक मत देना। मंत्री पुत्र की बात सुनकर वृद्ध किसान को कभी मजा आता, कभी गुस्सा आता, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। उसने छुरी को उसकी ओर धकेलते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छे मित्र से पाला पड़ा, या तो ये पागल है या अनजान होने का नाटक कर रहा है। मंत्री पुत्र ने किसान की बात सुनकर भी उसे अनसुना करने की कोशिश की और उससे कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप चलते रहे। उस गांव को पार करने के बाद किसान और मंत्री का पुत्र दोनों एक शहर में पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ा शहर था, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, परंतु दुर्भाग्यवश वह शहर या गांव ऐसा था कि उन्हें उस पूरे शहर में, उस गांव में किसी ने सुस्ताने के लिए नहीं कहा कि थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए, ये तक नहीं पूछा। श्रोताओं, तो मंत्री पुत्र उस किसान से कहने लगे, कितनी विशाल कब्रगाह है ये सुनकर किसान ने मन ही मन सोचा, ये तो अद्भुत बात है। इस आदमी का आचरण तो बहुत विचित्र है। मनुष्यों से भरपूर शहर को देख करके ये कब्रगाह कह रहा है। शहर का एक पथ कब्रगाह की तरफ जाता था। किसान और मंत्री का पुत्र उस रास्ते से जा रहे थे। अब देखिए श्रोताओं, वहां कब्रगाह मिली तो उस कब्रगाह पर कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। मृत प्रियजन के नाम पर राहगीरों को रोटियां बांटी जा रही थी, प्रसादी वितरण की जा रही थी और उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा था। मंत्री पुत्र एवं किसान जब उस कब्रगाह के निकट पहुंचे तो दोनों को भरपूर रोटियां और मिठाइयां दी गई। मंत्री पुत्र बोल उठा, क्या चमत्कारी शहर है। सुनकर किसान ने सोचा, यह तो बिल्कुल पागल है। शहर से कब्रगाह कहता है और कब्रगाह को चमत्कारी शहर कहता है। इसके बाद ये जल को थल कहेगा और थल को जल कहेगा। विचित्र आदमी है ये। लेकिन उसने अपना मनोभाव प्रकट नहीं किया। चलते चलते सामने एक नदी मिली। नदी पार करनी थी। किसान अपनी कपड़े और जूते खोलकर नदी में उतरा, परंतु मंत्री पुत्र ने वैसा कुछ नहीं किया। वह जूते और कपड़े पहनकर ही नदी को पार कर गया। तब तो किसान ने सोचा, ऐसा मूर्ख आदमी मैंने कभी नहीं देखा। कथनी और करनी दोनों दृष्टियों से मूर्ख लग रहा है, लेकिन बातचीत में वह काफी विनम्र था। उसने सोचा कि इसे अगर अपने घर ले जाऊंगा तो मेरे पत्नी बेटी बहुत खुश होंगी। उस किसान के एक पत्नी थी और इकलौती एक पुत्री थी। यह सोचकर के किसान ने मंत्री पुत्र से कहा कि देखिए बेटे, अब मेरा घर आ गया, निकट ही मेरा घर है। चलो आज रात आप मेरे घर ठहर जाना और रात बिता करके कल आप चले जाना। मंत्री पुत्र ने कहा, आपकी आंतरिकता देखकर खूब खुशी हुई, परंतु आप मुझे घर लेके चल रहे हो तो क्या आपके घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत तो हैं? ऐसी बेतुकी बात सुनकर किसान फिर कुछ भी नहीं बड़बड़ाया और मन ही मन हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं घर खबर दे करके आता हूं। उस वृद्ध किसान ने अपने घर के लोगों से कहा, मुझे एक बहुत मजेदार मार्ग में एक व्यक्ति मिला है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया है। वह देखने में बड़ा सुंदर है, भद्र परिवार का लगता है, परंतु ऐसा मूर्ख है कि क्या बताऊं। उसकी बेसिर पैर की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। हमारे घर में रुकने से, जब मैंने उसे पहले कहा कि आपको हमारे घर रुकना है, तो वह कहने लगा कि मैं आपके घर तो रुक जाऊंगा, लेकिन क्या आपके घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत हैं? तो बताइए, उसकी ये कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। किसान की एकमात्र बेटी, वह बहुत बुद्धिमती थी, बड़ी विदुषी थी। पिता की बात सुनकर बोली, पिताजी वह मूर्ख नहीं है, वह बहुत बुद्धिमान लड़का है, वह संकेत में अपनी बातें करता है। किसान ने कहा, अच्छा
मैं तो उसे मूर्ख समझता था। बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, वह लड़का ये कह रहा था दरवाजा एवं कुंडी मजबूत होने का अर्थ यह है, वह पूछना चाहता था कि आपके घर क्या आतिथ्य सत्कार का जो सामान होता है, क्या आप मेरे रहने की, सोने की और ठहरने की व्यवस्था कर पाएंगे? तो किसान अपनी पुत्री से कहने लगा कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, हमारे घर में किस चीज का अभाव है। देख रहा हूं कि उस लड़के की बातचीत कितनी विचित्र है। और वह फिर किसान कहने लगा, राह में चलते चलते वह मुझसे अचानक कहने लगा बेटी कि क्यों ना हम एक दूसरे को ढोएं, इससे थकावट कम होगी। तो देखिए पुत्री, जब हम एक दूसरे को ढोते तो कितने परेशान हो जाते। तो किसान की कन्या कहने लगी कि नहीं पिताजी, तुम उसका अर्थ नहीं समझे। दरअसल वह आपको यह बताना चाह रहा था, कहना चाह रहा था कि हम एक दूसरे को कहानी सुनाते हुए चलें तो हमारा समय बहुत अच्छा निकल जाएगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इसलिए हम एक दूसरे को कहानी सुनाते हुए चलें। किसान आश्चर्यचकित होकर के, अच्छा ऐसी बात थी, परंतु बेटी जब हम आगे और बढ़े तो एक गेहूं के खेत के पास से गुजर रहे थे। तो इस लड़के ने पता है क्या पूछा। तो लड़की कहने लगी कि बताओ पिताजी क्या पूछा था। कि इसने ये पूछा था क्या ये खेत खा लिया गया है या खाया जाएगा। तो किसान की बेटी कहने लगी कि पिताजी इतनी सरल बात भी आप नहीं समझे, ये जानना चाहता था कि खेत का मालिक ऋणग्रस्त है या नहीं। अगर खेत का मालिक ऋणग्रस्त है तो उसके गेहूं को समझने की महाजन ने पहले ही खा लिया, जिससे उसने ऋण ले रखा है उसने पहले ही उसे खा लिया है। और ऋणदाता महाजन के घर वह किसान का गेहूं पहुंच जाएगा, उसके पैसे पहुंच जाएंगे। और यदि ये ऋणग्रस्त नहीं है तो ये किसान इसे आराम से खा सकता है। अब तो किसान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सही होगी बेटी, परंतु एक बात और सुनो पुत्री, हम दोनों एक गांव में घुसे और इसने एक छोटी छुरी देकर मुझसे कहा 2 घोड़े लेकर आना, छुरी मत भूलाना। इसका क्या मतलब हुआ। तो किसान की बेटी कहने लगी कि पिताजी जब मार्ग में चलते हैं तो हमें जैसे घोड़े की जरूरत पड़ती है वैसे ही लाठी की भी जरूरत पड़ती है। उसके कहने का मतलब यही था कि 2 मोटी लाठी काट कर लाओ, और ये छुरी है इसको मत भूलाना क्योंकि इसकी हमें कहीं और जरूरत पड़ सकती है। तो किसान ने सहमति में सिर हिलाया और फिर कहने लगा, पुत्री इसकी और बेवकूफपनों की बात मैं आपको बताता हूं। इसने तुम्हें पता है कि एक जो बहुत आबाद गांव था, उस गांव को देख करके, उस गांव से हम निकल रहे थे और उस गांव को देखकर ये कहने लगा कि ये तो बहुत विशाल कब्रगाह है। और जब थोड़े आगे चले तो एक कब्रगाह पर प्रसादी वितरित की जा रही थी और उसे देख करके ये कहने लगा वहां कितना चमत्कारी शहर है। तो वह लड़की कहने लगी कि पिताजी इसमें कोई गलती नहीं है। जिस गांव में से तुम गुजर रहे थे उस गांव में आपको किसी ने रोका नहीं, किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, तो वो तो जीवित व्यक्ति ही मुर्दे के समान थे। वो जीवित नहीं थे, वो किसी का सम्मान करना नहीं जानते, किसी को पानी पिलाना नहीं जानते, किसी राहगीर को रोक करके भोजन खिलाना नहीं जानते। तो वो तो कब्रगाह से भी गया बीता गांव है। और बेटी जब कब्रगाह पर पहुंचे तो कि पिताजी जब कब्रगाह पर आप पहुंचे तो आपको वहां प्रसादी मिली, आपकी आत्मा संतुष्ट हो गई, वहां आपको सम्मान मिला। और इसलिए लड़के ने बिल्कुल सत्य कहा कि कितना चमत्कारी शहर है। तो इसकी ये दोनों बातें सत्य हैं। सहमति में सिर हिलाता गया कि बेटी ये तो वाकई में विद्वान लड़का है। अब किसान की और उसकी पुत्री की बातें वह मंत्री का पुत्र सुन रहा था। मंत्री के पुत्र ने मन में विचार किया कि ये किसान की पुत्री वाकई में बहुत बड़ी विद्वान है और हो सकता है ये मेरे प्रश्न का उत्तर भी मुझे दे दे। मंत्री के पुत्र ने किसान और किसान की पुत्री से कहा कि देखो मैं वास्तविकता में मंत्री का पुत्र हूं और महाराज ने दरबार में एक प्रश्न पूछा है कि उसकी रानी मछलियां खरीद रही थी
और वह मछली बेचने वाली से कह रही थी मछली खरीदूंगी। और जब उसने ये कहा तो उस मछली वाली की टोकरी में जितनी मछलियां थी वो सब की सब जोर से ठहाका लगा करके हंस पड़ी। और जब मछलियां हंसी तो रानी ने यह प्रश्न राजा से पूछा और राजा ने उस प्रश्न को मेरे पिताजी से पूछा। और 6 महीने का समय बीतने वाला है, मेरे पिताजी मंत्री हैं, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो श्रोताओं किसान की पुत्री कहने लगी कि मछली रानी की मूर्खता पर हंस रही थी। मछली को कोई व्यक्ति जीवित तो खा नहीं सकता, उसे काटकर अच्छी तरह धोकर और आग में पकाया जाता है। जब मछली को काटा जाता है उसी समय उसका नर और मादा का भेद समाप्त हो जाता है और पकने के बाद तो उसमें कोई भेद रहता ही नहीं है, वह तो केवल मांस होता है। रानी की इसी बुद्धिहीनता पर वह मछली हंस रही थी कि क्या नर और क्या मादा, आपको तो मांस खाना है, आप तो मांस खाइए। यह सुनकर मंत्री पुत्र बहुत खुश हुआ और वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा और अपने पिता को मछली हंसने का कारण बताया। और मंत्री ने राजा को यह समस्त बात बताई। तो जब यह उत्तर राजा ने सुना तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी रानी को कह समझाया कि रानी, वास्तविकता में तुम मूर्खता कर रही थी कि मछली क्यों हंसी है। मछली हंसने का कारण तुम्हारी बुद्धिहीनता था, क्योंकि जब किसी नर या मादा को काट दिया जाता है तो काटने के बाद उसका मांस अलग अलग कर दिया जाता है तो फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता, वह केवल मांस रहता है। इसी तुम्हारी मूर्खता पर वे मछलियां हंस रही थी। अब तो राजा ने मंत्री का मृत्युदंड मुक्त माफ कर दिया और मंत्री के बेटे ने किसान की पुत्री से विवाह करने की किसान से अनुमति मांगी। और जब किसान से विवाह का प्रस्ताव रखा तो किसान सहर्ष तैयार हो गया और अपने उस बुद्धिमान पुत्री का विवाह किसान ने उस मंत्री के पुत्र के साथ कर दिया। और मंत्री का पुत्र और वह बुद्धिमान किसान की पुत्री दोनों अपना सुखी और संपन्न जीवन बिताने लगे। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी कि मछली क्यों हंसी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।